नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। मुंबई के पास एक जगह है कल्याण, आप सबने नाम ज़रूर सुना होगा, कल्याण डोंबिवली। तो इसी कल्याण तालुका में क्रीक है, यानी खाड़ी। तो इस क्रीक में एक और लोकेलिटी है जिसको कहते हैं राया खड़ावली रोड। तो ये राया खड़ावली रोड के साथ जो खाड़ी लगती है, उस खाड़ी में जून 2019 में एक अधजली लाश लोगों को नज़र आती है। ये अधजली लाश जो है एक बोरी में बंद थी और समंदर के किनारे पड़ी हुई थी, खाड़ी में पड़ी हुई थी। लोगों ने जब इसे देखा तो वो समझ गए कि मामला मर्डर का है, क्योंकि नॉर्मल डेथ के मामले में खाड़ी के पास आधी जली हुई लाश के होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो फ़ौरन लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जैसा कि लोगों ने बताया था, पुलिस ने देखा कि एग्जैक्टली वही मामला है। एक पार्शियली बर्न्ड डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है और वो एक बोरी में बंद है, जो जलने की वजह से थोड़ा एक्सपोज हो गई है, दिख रही है लाश। तो खैर, पुलिस ने इस लाश को कब्जे में लेने से पहले बहुत बारीकी से सीन ऑफ क्राइम का मुआयना किया और पुलिस को ये देखकर समझ में आया कि उस लाश को पास में ही कहीं जलाया गया है, थोड़ी दूर पर, और फिर हो सकता है कि जानवरों ने घसीट कर कुछ इधर ला दिया हो या फिर जलाने के बाद थोड़ा खींच के इधर ला दिया हो कातिलों ने। तो प्लेस ऑफ ऑकरेंस भी वही था जहाँ पर डेड बॉडी जलाई गई थी और जहाँ से वो बॉडी रिकवर हो रही थी। पुलिस ने इन सारी चीज़ों को देखा और इस डेड बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उस आधी जली हुई लाश को देखने से ये लग रहा था कि जिसकी भी हत्या हुई है लड़की की, उसकी उम्र तकरीबन 25 से 30 साल के आसपास की रही होगी। और इसके अलावा उस बॉडी में और कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क या कोई आई कार्ड ऐसा कुछ नहीं था। चेहरा भी जला हुआ था जिससे उस लड़की की पहचान पता करना मुश्किल हो रहा था। तो पुलिस ने उसको पोस्टमार्टम से भिजवाने से पहले उसकी डेड बॉडी को बहुत बारीकी से स्कैन किया, देखा, और उसमें से पुलिस को कुछ चीज़ें नज़र आई। एक तो चीज़ नज़र आई कि जिस बोरी में वो लाश डालकर जलाई गई थी, उस बोरी में कुछ मुर्गी के पंख थे और इसके अलावा लाश की बाजू पर एक ताबीज़ जो है वो बंधी हुई थी और उस ताबीज़ में, स्क्वायर शेप की थी वो, उस ताबीज़ में बांग्ला भाषा में कुछ लिखा हुआ था। और इसके अलावा उस लड़की के हाथों में मेहंदी रची थी और वो जो मेहंदी की जो डिज़ाइन थी, जो आर्ट फॉर्म था, वो आर्ट फॉर्म थोड़ा डिफरेंट किस्म का था, जो आम तौर पर मुंबई महाराष्ट्र के लोग जो है वो इस्तेमाल नहीं करते, मतलब देखने को नहीं मिलता। तो पुलिस ये कोरिलेट करने की कोशिश करने लगी कि शायद इस लड़की का रिलेशन कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल से या बांग्लादेश से हो सकता है जिसकी ये हत्या हुई है। लेकिन ये अपने आप में बहुत टफ टास्क था कि इतने दूर की एक लड़की, अगर उसकी हत्या यहाँ हुई और यहाँ पर उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया गया, तो कैसे कनेक्शन जुड़ेगा। पुलिस के लिए ये अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल काम था इस केस को सॉल्व करना, क्योंकि बिल्कुल ही ब्लाइंड मर्डर का मामला था। लड़की की पहचान जो है वो पता करना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। बहरहाल, पुलिस ने वो डेड बॉडी रिकवर की और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई जल्दी ही और ये पता चला कि लड़की की हत्या हुई है और जिस दिन ये बॉडी रिकवर हुई थी उसके जस्ट एक रोज़ पहले ये हत्या हुई थी, क्योंकि डेड बॉडी का जब पोस्टमार्टम होता है तो डॉक्टर या एक्सपर्ट्स ये बता देते हैं कि टेंटेटिव टाइम ऑफ डेथ क्या रहा होगा। तो उस हिसाब से एक रोज़ पहले हत्या हुई थी और लड़की की हत्या गला दबाकर की गई थी, यानी स्ट्रैंगुलेशन के मार्क गले में मौजूद थे और स्ट्रैंगुलेशन भी हाथों से नहीं बल्कि किसी कपड़े, गमछे या मफलर जैसी चीज़ से की गई थी। ये बात इन्वेस्टिगेशन में सामने आ गई, ये क्लियर हो गया। लेकिन अब इस लड़की की पहचान जो है वो अपने आप में एक टफ टास्क पुलिस के लिए थी और जब तक पहचान नहीं होती तब तक तफ्तीश आगे नहीं बढ़ती। तो पुलिस ने आसपास के पुलिस थानों में पता किया कि क्या इस एज ग्रुप की कोई लड़की गुमशुदा है, गायब है क्या, किसी के घर वालों ने कोई रिपोर्ट लिखवाई है क्या। लेकिन पुलिस को इस कोशिश में निराशा हाथ लगी। वहाँ कोई भी ऐसी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट किसी थाने में दर्ज नहीं थी और ख़ासकर अगर एक रोज़ पहले हत्या हुई तो जाहिर है घर वाले अगर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाएंगे भी तो बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि लोग थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, हफ्ते 10 दिन देख लें, ऐसा सोचते हैं। तो इस मामले में तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, तो इसीलिए आइडेंटिफिकेशन उस लड़की की और मुश्किल हो गई। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ताबीज़ में बंगला लिखा हुआ था, हिना का जो आर्ट फॉर्म था वो लोकल नहीं था, उसे भी देखने से लगता था कि शायद इस आर्ट फॉर्म या इस डिज़ाइन का कनेक्शन बंगाल से होगा, क्योंकि हर जगह के आर्ट फॉर्म की कुछ खूबियाँ होती है ना, हर जगह की कलाकारी की कुछ बारीकियाँ होती हैं। तो और इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि
वो जो लड़की है जिस बोरी में डेड बॉडी मिली उस बोरी के अंदर मुर्गी के पंख थे। तो ये भी एक साइन था कि भाई कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है कि किसी मुर्गी विक्रेता से हो या किसी कसाई खाने से कोई रिलेशन हो, कसाईयों के घर में रहने वाली या काम करने वाली कोई लड़की हो, ऐसा जो है वो पुलिस को लगने लगा। तो खैर पुलिस अब इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख के तफ्तीश करने लगी और पुलिस ने तय किया कि आसपास जो भी बांग्लादेशी लोग हैं, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं, चाहे वो मतलब घुसपैठी है कहूँगा मैं, उनकी जो बस्तियाँ हैं वहाँ पर जाकर पुलिस पता करेगी, ऐसा पुलिस ने तय किया। और पुलिस पास में पहुँची एक बांग्लादेशियों की बस्ती में, जिस बस्ती का नाम है टिटवाला। टिटवाला के पास एक गांव भी है, उस गांव का नाम है बेनाली। तो इस गांव में बहुत सारे बांग्लादेशी लोगों की आबादी है। तो पुलिस जब यहाँ पहुँची तो पुलिस ने उस डेड बॉडी की तस्वीरें दिखाकर लोगों से पूछताछ करने की शुरुआत की। उस इलाके में पुलिस के जो मुखबिर थे उनके बारे में पुलिस ने पूछताछ उनको पुलिस ने इसके बारे में बताया और उनके ज़रिए पुलिस ने पता करने की शुरुआत की। तो पुलिस को बहुत ज़्यादा जानकारी इस लड़की के बारे में तो नहीं मिली, लेकिन पुलिस को एक ऐसे आदमी के बारे में पता चला जो चिकन शॉप चलाता था, लेकिन वो आदमी फ़िलहाल कुछ दिनों से गायब था। पुलिस ने इस आदमी के बारे में पता किया कि भाई वो आदमी कौन है। तो पूछने पर पता चला कि उस आदमी का नाम है जाने आलम शेख और वो मूल रूप से बांग्लादेश का ही रहने वाला था। पुलिस को जब ये जानकारी मिली कि एक चिकन शॉप ओनर अचानक गायब हो गया है, जाने आलम शेख, तो पुलिस का शक जो है वो जाने आलम शेख पर गहरा गया। लड़की की पहचान अभी तक क्लियर नहीं हुई है, लेकिन पुलिस को लग रहा था कि शायद लड़की के कत्ल से इस जाने आलम शेख का कोई ना कोई कनेक्शन हो। अब पुलिस जाने आलम शेख को ढूंढने लगी, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिल पा रही थी कि वो इस वक्त कहाँ पर है। उसका मोबाइल फ़ोन भी जो है वो स्विच ऑफ था। ये भी एक इंडिकेशन था कि हो सकता है क्राइम से जाने आलम शेख का कोई लेना देना हो, लेकिन कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा था क्योंकि भाई वो तो फरार ही था और लड़की के बारे में तो और भी जानकारी नहीं थी। अब पुलिस ने जाने आलम शेख के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत की। जब पुलिस ने लोगों से पूछताछ की उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में कि कैसा है, कहाँ रहता है, क्या खाता, मतलब उठता बैठता कहाँ है, नशा वशा करता है नहीं करता है, तो पुलिस को उसके बारे में सारी जानकारी मिली। जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि सारी जन्म कुंडली पुलिस ने उसकी वहाँ पर खंगाली। और इसी कड़ी में पुलिस को पता चला कि उसका एक लड़की से रिलेशन भी था, जिस लड़की का नाम है मोनी कुमार। और ये मोनी कुमार भी मूल रूप से बंगाल की ही रहने वाली है। तो पुलिस को ये पता चला कि जाने आलम का मोनी कुमार से रिलेशन है और इस बीच जाने आलम तो गायब था। मोनी कुमार के बारे में जब लोकल लोगों से पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि वो मोनी भी काफ़ी दिनों से नहीं दिख रही है, तो दोनों गायब थे। अब धीरे धीरे पुलिस का शक जो है वो गहराता जा रहा था। पुलिस को लगने लगा कि हो सकता है कि कातिल जो है वो जाने आलम हो और जिसकी लाश मिली है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मोनी कुमार हो। लेकिन यहाँ पहचान करने वाला कोई नहीं था और कातिल पुलिस की पकड़ से बाहर था, तो इसीलिए पुलिस कंफर्म नहीं कर पा रही थी। छानबीन करते करते मैंने आपको बताया कि जून में ही ये बॉडी मिली थी और एग्जैक्ट डेट पुलिस को पता चली कि इस आदमी ने 22 जून को अपना चिकन शॉप बंद कर दिया और उसके बाद से ये आदमी नज़र नहीं आ रहा है। तो खैर अब पुलिस का सारा जोर, सारा ध्यान इस आदमी को लोकेट करने पर टिक गया। पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर अरेंज किए जो ऑल्दो स्विच ऑफ थे, लेकिन पुलिस ने उनको सर्विलांस पर लगाया इस उम्मीद से कि अगर स्विच ऑन होता है तो आज नहीं तो कल उसकी लोकेशन पता चलेगी और उसे हम एप्रीहेंड करेंगे, पकड़ लेंगे। पुलिस की ये कोशिश जो है वो रंग लाई। उसका मोबाइल फ़ोन देर सवेर ऑन हुआ और वहीं ऑन हुआ जहां उसके ऑन होने की सबसे ज़्यादा संभावना थी, पश्चिम बंगाल में बीरभूम ज़िले में। बीरभूम तो अपने देश का ही हिस्सा है, तो बांग्लादेशी वो जाने आलम शेख ज़रूर है, लेकिन बीरभूम में वो रहता था प्रॉबली, इसी वजह से बीरभूम में उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन नज़र आ रही थी। पुलिस को ये बात समझ में आ गई कि ये यहाँ से भागकर बीरभूम चला गया है और ज़रूर इसने हत्या की है, वरना इस तरह से अचानक मोबाइल फ़ोन ऑफ करके भाग जाना और उसकी पार्टनर लड़की का भी कोई अता पता न होना, ये इस बात की तरफ इशारा करता है। तो खैर अब पुलिस बीरभूम में उसको पकड़ने के लिए मुंबई से रवाना हुई, कल्याण से, और फाइनली उसे बीरभूम में पुलिस ने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। शुरू में उसने झूठी सच्ची तमाम कहानियां बताई और फिर जब उससे सख्ती की तो उसने अपना जुर्म कबूला और कहा कि हाँ, मोनी कुमार जो उसकी गर्लफ्रेंड थी या पार्टनर थी, जो भी आप कहें, उस मोनी कुमार का उसने कत्ल किया था और कत्ल करके लाश उसने उसी कल्याण में जो राया खडावली रोड पर जो क्रीक है,
खाड़ी है, वहाँ पर उसने वो फेंक दी थी। और इस कत्ल में उसकी मदद की थी उसके कज़न मनीरुद्दीन अबू शेख ने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन्होंने कत्ल कैसे किया और क्यों किया। तो सबसे पहले कत्ल कैसे किया इसके बारे में आपको बताऊं। ये जो मोनी कुमार है उसके साथ जाने आलम का काफ़ी दिनों से विवाद चला आ रहा था और इस विवाद की वजह से जाने आलम उसको रास्ते से हटाना चाहता था, उसकी हत्या करना चाहता था। लेकिन एक अकेला आदमी एक लड़की की हत्या करके उसके लाश को भी ठिकाने लगा दे, ये काम उसे थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो उसने फिर तय किया कि वो अपने कज़न मनीरुद्दीन अबू शेख की मदद लेगा। उसको उसने भरोसे में लिया, कुछ लालच दिया और दोनों ने मिलकर 22 जून के रोज़ ही, जिस दिन उसने अपनी दुकान बंद की थी, उस दिन उसने मोनी कुमार को अपने घर में बुलाया और बुलाने के बाद पहले तो अपने पास मौजूद गमछे से उसने उसका गला घोंट दिया। गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। फिर हत्या करने के बाद चूंकि वो चिकन शॉप चलाता था और वहाँ बोरी में भरकर चिकन लेकर भी आता था और जो वेस्ट मटेरियल होते थे वो भी उन बोरियों में फेंका करता था। तो ऐसे ही एक बोरी उसने उठा ली जिस बोरी में मुर्गियों के पंख जो है वो पहले से पड़े हुए थे, मौजूद थे। अब इसे तो लाश ही ठिकाने लगानी थी, कुछ ऐसा जिसे कहते हैं ना कि कोई प्रॉपर काम तो करना नहीं था साफ़ सुथरा वाला। तो उसने उस गंदे से बोरी में ही जो है इस लड़की की लाश, मोनी कुमार की लाश भर ली और दोनों भाइयों ने मिलकर उस लाश को किसी तरह से ढोकर रात के अंधेरे में वो लेकर गए वहाँ राया खड़ावली के खाड़ी के पास क्रीक तक, और वहाँ पर ले जाकर उन्होंने मोनी कुमार की लाश जला दी। लाश जलाने के बाद जब उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया, बिल्कुल पहचान पाना मुश्किल होने लगा बॉडी को, तो फिर इन लोगों ने तय किया कि अब कोई पहचान नहीं पाएगा और मोनी कुमार का चूँकि यहाँ कोई घर परिवार वाला भी नहीं है तो ऐसे में कोई ढूंढने भी नहीं आएगा। तो वो इत्मीनान हो गए कि अब वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। फिर वो वापस अपने अपने घरों में आ गए, अपने ठिकाने में आ गए। लेकिन सेफ साइड में कुछ दिनों के लिए वो जो आरोपी है जाने आलम, वो भागकर बीरभूम चला गया था। तो जाने आलम की पहले गिरफ्तारी हुई, उसकी निशानदेही पर उसके भाई कज़न मनीरुद्दीन अबू शेख की भी गिरफ्तारी हुई और इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छानबीन में यह भी पता चला कि इन दोनों का रिलेशन था। पहले तो खैर मना कर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की तो सच्चाई सामने आई। लेकिन सबूत मिटाने के लिए जाने आलम के पास एक सिम कार्ड था, जिस सिम कार्ड का इस्तेमाल वो मोनी कुमार से गुपचुप तरीके से, खुफिया तरीके से बातचीत करने के लिए करता था। उस सिम कार्ड को उसने एक नदी में फेंक दिया था। तो पुलिस को उस सिम कार्ड को तो नदी से रिकवर करना, रिट्रीव करना पुलिस के लिए तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि नदी में काफ़ी पानी है। लेकिन पुलिस ने उस मोबाइल फ़ोन को रिकवर किया, जाने आलम के फ़ोन को, और उसके मेमोरी कार्ड तक पुलिस पहुंची। मेमोरी कार्ड से पुलिस को बहुत सारे पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स और इस बात के एविडेंस मिले कि दोनों के बीच रिलेशन थे। तो ये मोनी कुमार जो लड़की की डेथ हुई थी उसके साथ जाने आलम की रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने वाला सबूत जो है वो पुलिस के हाथ लग चुका था। इसी के साथ अब पुलिस ने पूछा कि भैया तुमने कत्ल क्यों किया। तो कत्ल का जवाब उसने ये दिया कि उसने तकरीबन 2.5 लाख रुपए अलग अलग किस्तों में मोनी कुमार को दिए थे। चूँकि दोनों के बीच रिलेशन था, अफेयर में थे, तो ये रुपए उसने मोनी को दिए थे और मोनी उन रुपयों को खर्च करती रही, अफेयर था। लेकिन इस बीच जाने आलम को अब अपने पैसों की तलब महसूस होने लगी। उसे लगा कि भाई बहुत हुआ, पैसे मुझे वापस चाहिए। इस तरह के रिलेशनशिप में आपको पता ही है जो कहते हैं ना कि गिव एंड टेक वाला जो रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशनशिप का अंजाम शायद ऐसा ही होता है। अगर दिल के रिश्ते हों तो वहाँ पर आदमी हिसाब किताब नहीं करता, लेकिन जहाँ कुछ लेन देन वाली बात हो, रुपए पैसे वाली बात हो, वहाँ पर फिर आदमी जो है बहुत संगदिल तरीके से पेश आता है। तो जाने आलम सारा प्यार मोहब्बत, सारी दोस्ती, रिलेशनशिप सब भूल गया और वो मोनी कुमार से पैसे मांग रहा था। मोनी जब देने से आनाकानी कर रही थी या असमर्थता जता रही थी तो उसने तय किया कि वो मोनी की हत्या कर देगा। इसके बाद उसने मोनी की हत्या की और हत्या करके वो डेड बॉडी डिस्पोज ऑफ करके फ़रार हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाख कोशिश उसने कर ली, लेकिन 3 ऐसी मामूली छोटी छोटी चीज़ें उस लाश के साथ पुलिस को मिली जिसने इस केस को सुलझाने में मदद की। एक तो मुर्गियों के पंख, वो भी यकीनन मरे हुए मुर्गियों के पंख ही होंगे। तो उन मुर्गियों के पंख से एक ताबीज़ जिसमें बांग्ला अक्षर लिखे हुए थे उससे, और साथ ही हाथ में जो मेहंदी के या हिना की जो डिज़ाइन बनी हुई थी, उन चीज़ों से पुलिस ने उस लड़की के बारे में जानकारी जुटाई। बेशक लड़की की पहचान तो कातिल के पकड़ में आने के बाद हुई, लेकिन इतना ज़रूर पता चल चुका था कि लड़की का कनेक्शन किसी कसाई से, कसाई खाने से, मुर्गियों का कारोबार करने वाले आदमी से रहा होगा, या कोई
ऐसा आदमी ज़रूर होगा जो इस मर्डर में इन्वॉल्व होगा। एक तो ये बात क्लियर हो गई, और दूसरा ये बात क्लियर हो गई कि लड़की जो है वो बांग्ला जानती है या बांग्लादेशी है। इसने पुलिस को एक लीड ये भी दी कि पुलिस जो है तफ्तीश की शुरुआत जो है उन बस्तियों से करे जहाँ पर उस इलाके में बांग्लादेशियों की आबादी है। तो हैट्स ऑफ टू कल्याण पुलिस, जिन्होंने इतने मेटिकुलस तरीके से और इतने ब्रेनी या शार्प तरीके से इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया। तो जाहिर है अच्छी इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी थी, तभी मैं आप लोगों के सामने इस स्टोरी को लेकर भी आया। तो इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है, क्या आप सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए कुछ कमेंट पढ़ता हूँ जिन लोगों ने पहले मेरी इस स्टोरी पर कमेंट किया है। जो मेरी प्रीवियस स्टोरी थी वो थी कि बिना नंबर प्लेट का एक ऑटो रिक्शा और खून के चंद बूंदों से कैसे पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर के केस को सॉल्व किया। अगर आप उस स्टोरी को देखना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप उस स्टोरी को सुन सकते हैं। वो भी बहुत ही दुखद बट अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी है। तो आइए कुछ कमेंट पढ़ते हैं। उमेश भूइया जी हैं झारखंड से। उन्होंने कहा है कि वो रेगुलर लिसनर या व्यूअर हैं। बिल्कुल इनकी बात सही है, मैं इनको नाम से तो पहचानता ही हूँ, रेगुलर वो कमेंट करते हैं। उन्होंने लिखा है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत दुख है। तो देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा उमेश, आप भाई सबसे पहले तो हिम्मत मत हारिए। दुख बहुत है, मैं समझता हूँ, और आप अगर अपने इर्द गिर्द देखेंगे ना तो आपको तकरीबन सारे ही लोग दुखी नज़र आएंगे। इसी दुख से तो परेशान होकर, व्यथित होकर सिद्धार्थ जो घर छोड़कर निकल गए और महात्मा बुद्ध बन गए। तो दुख जो है वो इंसान की ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग है, हिस्सा है, और इन दुखों से टकराना, मुश्किलों से टकराना, जिंदा रहना, यही हम लोगों का फ़र्ज़ है। क्या पता जो आपको ज्ञान दे रहा हो सामने बैठकर वो भी दुखी हो। तो एनीवे, ये एक कहने की बात है। श्रीपद समथिंग के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी अपनी बात लिखी है और उन्होंने बताया है कि जिस लोकेलिटी के बारे में मैंने प्रीवियस स्टोरी सुनाई थी वो पुणे ज़िले में आता है, और वहाँ MIDC की एक बड़ी मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है। वहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और कंपनीज़ के वो हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। भावेश साली ने भी फ़ोन मतलब मैसेज किया है। भावेश, आगे नाम क्लियरली मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन भावेश तो है, इतना मुझे समझ में आ रहा है। उन्होंने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने ये कहा है कि स्टोरी टेलिंग परफेक्ट न हो परंतु आपके कहानी सुनाने का अंदाज़ अनोखा है, अच्छा लगता है। भावेश, ये तो मैं मानता हूँ कि स्टोरी टेलिंग परफेक्ट नहीं है, ऐसे भी परफेक्ट कहाँ कोई चीज़ होती है। मतलब परफेक्शन की गुंजाइश तो हमेशा रहती है और मैं भी लगातार सुधार करने की कोशिश करता हूँ। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, और एट द सेम टाइम आपने जो पॉइंट आउट किया है उसके लिए भी धन्यवाद। रोहित सिंह ने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। राज कपूर हैं, मुकेश यादव हैं, अशोक नरेंद्र राव हैं, जगदीश के चांडेगड़ा साहब हैं, ये रेगुलर कमेंट करते हैं। शिवम ध्रुव छत्तीसगढ़ से हैं, अशी एन मुस्कान हैं, मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब हैं, निवेदिता गुप्ता हैं, RK म्यूज़िक समथिंग के नाम से एक आईडी है। इरफान बादशाह रेगुलर कमेंट करते हैं। उन्होंने लिखा है कि वो स्टोरीज़ रेगुलर सुनते हैं और वो कह रहे हैं कि बेंगलोर में बहुत ट्रैफिक है। वो जाहिर है बेंगलोर में रहते होंगे तभी बेंगलोर के बारे में बता रहे हैं। निखिल दिल्ली से हैं, इन्होंने लिखा है कि माई सपोर्ट इज़ ऑलवेज विथ यू सर, थैंक यू वेरी मच। रितेश यादव जी भी हैं, राघवेंद्र तिवारी हैं, कमलेश हैं देवघर से, और हैं प्रदीप भाम्बू जी और स्तुति राव। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। एक हमारे दर्शक थे जिन्होंने ये लिखा था कि जब मैं क्राइम तक फैमिली की बात करता हूँ तो मुझे फिर अपने क्राइम तक फैमिली के लोगों से कोई मीटअप करना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि क्राइम तक जो है वो इंडिया टुडे ग्रुप का या आज तक का एक यूनिट है, एक इकाई है। तो ये अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सनल चैनल होता तो मैं अपने लेवल पर कोई अपना एक मीटअप प्लान करता जिसमें आप लोगों को दावत देता, बुलाता कि आइए भाई मिलें। लेकिन यहाँ ऑब्वियसली इस तरह की कोई परंपरा या परिपाटी नहीं है। रही बात मुझसे मिलने की, तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि अगर आप लोग कभी मिलने आ पाएँ। तो जाहिर है सारे लोग आ जाएंगे तो शायद मैं ऑफिस के दौरान सारे लोगों को तो एक साथ मिल नहीं पाऊँगा। लेकिन अगर कभी आप लोगों का नोएडा की तरफ आना हो तो प्लीज़ मुझे ईमेल लिखें और उस ईमेल पर मैं जवाब लिखूँगा। और अगर हम लोगों की आपस में बातचीत हो गई तो फिर आपका स्वागत है, आप आइए ज़रूर। क्योंकि बगैर इन्फॉर्म किए हुए अगर आप आते हैं तो दफ्तर के बहुत सारे नियम कानून हैं, दफ्तर में एंट्री भी संभव नहीं है सुरक्षा के मद्देनज़र, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो शायद आप बिना बताएं कभी आएँ तो हो सकता है कि आपको निराश होकर यहाँ से चले जाना पड़े। लेकिन जब हम आपस में बात कर लेंगे और आप आएंगे तो बिल्कुल आपसे मिलेंगे, बैठकर चाय भी पिएंगे, बातें भी करेंगे। तो खैर आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
प्लीज़ इस स्टोरी पर अपनी राय, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।